साल 2022 हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी से लेकर अब तक देश ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी शुरुआत से लेकर अब तक इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी मदद की। साथ ही इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल फ्रीडम में म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, देश की जानी मानी असेट मैनेजमेंट कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद पंकज जी टू हैव मी पार्ट ऑफ योर शो। माय प्लेजर सर। सर, हम इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश ने काफ़ी तरक्की की है इन 75 सालों में, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी पिछले शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी इवॉल्व हुई है और इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी मददगार साबित हुई है। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में म्यूचुअल फंड का डेफिनेटली एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये जो जर्नी है मेरे हिसाब से काफ़ी आसान नहीं थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे। लेकिन ऐसा देखा गया कि इन्वेस्टर्स जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा उठाया, वेल्थ क्रिएशन हुई। तो इस बारे में सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हो, थोड़ा सा शेयर कीजिए। देख, इंटरेस्टिंग है पंकज जी, जो हिसाब से म्यूचुअल फंड का एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ऊपर आया अभी लास्ट 4-5 साल से, वो बहुत मेहनत से आया है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शंस भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी आज के दिन पे म्यूचुअल फंड एक कंसिडरेशन में, इन्वेस्टर कंसिडरेशन में जो आया है, एक्चुअली आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दी हार्ड वर्क डन बाय दी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। दूसरा एक है दैट सभी की तरफ से म्यूचुअल फंड का कितना स्ट्रांग बढ़ाता जाना है बाय वे ऑफ मेकिंग ए मोर ट्रांसपेरेंट, एंड उधर भी मेरे हिसाब से बहुत काम पे आया एक्चुअली टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और तीसरा एक एक्चुअली दैट आई थिंक सिंस द टाइम द न्यू गवर्नमेंट गॉट फॉर्म्ड इन 2014, तभी हम लोग म्यूचुअल फंड चाहिए करके एक चालू किया था एडवर्टाइजमेंट टू टेल पीपल दैट म्यूचुअल फंड आपको जो चाय पे चर्चा करते हैं और कॉफ़ी में चर्चा करते हैं, कभी भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें कॉन्वर्सेशन में म्यूचुअल फंड भी मिल के बात करना चाहिए। ऐसा सोच के वो म्यूचुअल फंड चाहिए कि हम लोग जो कैंपेन शुरू किया था एज एन इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ एक्चुअली। सिंस देन म्यूचुअल फंड आज हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया। हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, वही इंटेंशन था, इट शुड बी पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड। जो रिटर्न के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन जो बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन हमेशा सबको ज़्यादा ही रहते हैं। और दूसरा भी एक एक्चुअली लास्ट 4-5 साल वॉलेटिलिटी के देने के बाद और एक्सपीरियंस भी आने के बाद आपको दोनों तरफ से है। एक तरफ से एक्सपीरियंस अच्छा आया, दूसरा तरफ से ए मार्केट में टफ का एनवायरनमेंट देखा हुआ, एक्चुअली अच्छा एनवायरनमेंट देखा है। एक्चुअली वी कॉल इट एज बुल पीरियड, बैड पीरियड, दोनों देखा है। एक्चुअली मार्केट में ऊपर नीचे जाने के लिए बहुत कारण भी आ ही जाते हैं। इतना सब कारण होने के बाद भी मार्केट का हमेशा थोड़ा लॉन्गर टर्म में जो ऊपर का तरफ से चलते हैं, दैट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय इन्वेस्टर्स क्वाइट स्मार्टली। सो इसका वजह से जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस का रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये जो निवेश करते थे, अभी एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया। गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट करते हैं। आप तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, सो इन्वेस्टमेंट इज एन आउटकम, यू कैनॉट फोकस ऑन आउटकम, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द इनपुट। गोल अचीव होना चाहिए। वो जो गोल का हिसाब से जो इन्वेस्ट का जो अवेयरनेस आया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग मेरे हिसाब से बड़ा चेंज आया है। जो इसका वजह से जो लास्ट 25 साल से हम लोग जो ग्रोथ देखा है, एक्चुअली उसमें हम लोग आते वाले साल म्यूचुअल फंड भी बहुत उसमें मिलके, इंडस्ट्री के साथ मिलके बहुत काम किया है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स का बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया है आज वाले साल म्यूचुअल फंड ने, और इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी आज वाले साल म्यूचुअल फंड बहुत मेहनत लिया है एक्चुअली। एंड ये मेहनत का मेरे हिसाब से आने वाले समय में भी आई थिंक कैन ओनली डू गुड फॉर द इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री का बड़ा और करने के लिए कैन ओनली डू गुड फॉर द इंडस्ट्री। एक्चुअली देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, नो डाउट। बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, और जो हम बात करते हैं अभी कि अब एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया है, तो एमफी, सेबी, फंड हाउसेस अपने अपने स्तर पर काफ़ी काम हुआ। तो डेफिनेटली सर, अभी आपने एक बात की कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट
और म्यूचुअल फंड का जो रोल है वो रिटर्न्स नहीं बल्कि आपके गोल्स को अचीव कराने में वो मदद करता है। लेकिन हमने देखा है कि असेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हम बात करें यानी कि इक्विटी और डेट की, या सब एसेट क्लासेस की, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, जब हम इक्विटी की बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड में ये अपॉर्चुनिटी भी है कि सभी तरह के फंड्स हैं। तो इस बारे में सर आपके क्या व्यूज़ हैं और आप किस तरह से इन्वेस्टर्स को राय देते हैं कि उन्हें अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए? हमेशा एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सबके मन में रहते हैं, और जो करते हैं मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग कर लेते हैं, राइट। और सोचते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच लेते हैं। जी सर। वो मेरे हिसाब से वो बदल के रिटर्न इज समथिंग इज आउटकम एज ए मेंशन एर्लियर। राइट। वो बेसिस में अगर अगर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन भी करें, द नेचुरली यू हैव 3-4 एसेट क्लासेस। आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से आप देखते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टमेंट पीपल मेक इन एफडी, दैट वे दैट जो निवेश जो चलते हैं जो ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट सम दैट वर स्टार्ट्स। म्यूचुअल फंड कम्स नेक्स्ट एक्चुअली। सो म्यूचुअल फंड, आई थिंक द वे द म्यूचुअल फंड इतना साल से प्रोडक्ट एवोल्यूशन किया एक्चुअली दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उनको कभी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, उनके लिए फिक्स्ड इनकम स्कीम्स बनाया हुआ एक्चुअली। और इमरजेंसी पैसा के लिए किसको भी पैसा चाहिए, उनके लिए लिक्विड फंड्स है। एंड कोई किसको भी वेल्थ क्रिएट करना है, उनके लिए इक्विटी फंड्स है। अगर टैक्स सेविंग करना है, उनको लिए टैक्स सेविंग्स के। द वे वी हैव डिवाइडेड द होल प्रोडक्ट ऑफरिंग ए म्यूचुअल फंड, हर इन्वेस्टर्स का 4 नीड रहते हैं, विच इज दी सेविंग्स नीड्स, देन इनकम नीड्स, देन वेल्थ नीड्स, देन द टैक्सेशन नीड्स। ये चारों के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट बना हुआ एक्चुअली दैट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट बुके दैट वन मस्ट कंसिडर और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सेकंड कंसिडरेशन इज कम्स ऑन द बेस ऑफ द जो हिसाब से असल लोकेशन जो करना है, वो कौन सा बेस में असल लोकेशन करें, उनको रिस्क के हिसाब से अगर करना है वो समझाना मुश्किल हो जाते हैं। बट डेफिनेटली वन कैन एक्चुअली बिल्ड असल लोकेशन। आपको जो रिटर्न किधर किधर आपको 3 साल का 4 साल का शायद मिल सकता है, इट इज़ अ कॉमन सेंस अप्रोच यू कैन गेट। अगर 10 साल में अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, बैंक डिपॉजिट में डालते हैं, कितना मिलेगा मेरे को? सिर्फ 5.5% मिलेगा, 6% मिलेगा, 7% मिलेगा। उसका छोड़ के अगर फिक्स्ड इनकम डालें कितना मिलेगा? शायद 1-2% ज़्यादा मिलेंगे। अगर उसका नहीं करें और इक्विटी में पैसे डालते हैं और उसमें 3-4% ज़्यादा मिलेंगे, और वो भी नहीं है मैं रियल एस्टेट में पैसा डालता हूँ, उधर कितना मिल सकता है? ये बेसिस पे आप एक बार हर इंस्ट्रूमेंट्स का आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी डालें। इट इज नॉट रॉकेट साइंस। रिटर्न एक्सपेक्टेशन डालना इज वेरी सिंपल। इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमेशा रखना है इज वेरी सिंपल। नॉमिनल जीडीपी प्लस 3-4% के ऊपर आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर ये जीडीपी का संबंध नहीं है, वैराज इक्विटी में जीडीपी के साथ संबंध है, इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध है। इसके लिए आप इक्विटी का एक्सपेक्टेशन रिटर्न ज़्यादा रख सकते हैं। रियल एस्टेट समथिंग डिमांड एंड सप्लाई, लिक्विडिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ है। अगर ये बेसिस में अगर असल लोकेशन कर लेते हैं, then you will know actually which is the asset allocation I should put more money. Where the return is coming more, there will put more money. But the return is coming less, उसमें will put less money. ऐसा नहीं है that you do asset allocation in such a manner. आप पूरा का पूरा एक लो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा खाली करके वो पूरा आप हाई रिस्क में नहीं डालेंगे। दैट इज वे आई थिंक द asset allocation should be done. And also investors should keep in mind, जो इन्वेस्ट जो करते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इट्स लाइक somebody starting a career at the age of 25 and then start saying I have to plan for my retirement. Retirement कभी आते हैं? 30 years के बाद। लंबा टाइम है। That means लंबा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इतना लंबा समय दे सकते हैं आपको, उसमें इन्वेस्टमेंट निवेश करके बैठने के लिए उतना आपको फायदा होगा। बट दैट इज ओनली वे वी कैन मैनेज दी मार्केट का वॉलेटिलिटी जो है, द नॉइस लेवल नेगेटिव और ऊपर नीचे जो नेगेटिव आते रहते हैं, यू कैन ओवरकम दैट। द लेसर द नॉइज यू हियर द बेटर द आउटपुट फॉर यू ऑन द एसेट एलोकेशन मॉडल। सर अभी आपने जैसे कहा कि इंडिया में इन्वेस्टर्स इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड में तो डेफिनेटली बहुत समय से इंडिया में लोगों का बहुत लगाव रहा है, और अब फॉर्चुनेटली गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना पॉसिबल है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को प्रॉपर एसेट एलोकेशन के लिए पूरी चॉइस देता है। लेकिन एक निवेशक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कब इक्विटी में निवेश करें, कब डेट में करें, लार्ज कैप में कितना हो, मिड कैप में कितना हो। तो
जो थोड़े से सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब कर पाते हैं, अदरवाइज एक नए निवेशक के लिए और कई बार साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब पता भी होता है लेकिन थोड़ा सा समय के अनुसार वो सब कर पाना, कई बार बिहेवियरल बायसेस भी होते हैं। तो इसको लेकर आपने कैंपेन भी स्टार्ट की है प्रो पोर्टफोलियो, जहां पर आप सलाह दे रहे हैं कि अगर 3 फंड्स हों, 3 कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में हो, एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप और एक बैलेंस एडवांटेज, तो काफ़ी हद तक आपका जो एसेट एलोकेशन है वो पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में और व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोग इसमें बहुत कुछ डिबेट किया है बिफोर वी केम विद द प्रो इन्वेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट। इसमें हर बार ये सवाल हम सबको उठते रहते हैं, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, एक्सेप्टेड है, जरूरी है, सब समझिए, किस में डालें। See, any investment that you make as a portfolio manager, when I construct a portfolio, I always look at the core portfolio versus satellite portfolio. So the core portfolio is something, 60% of your investment should ideally be speaking go into the core portfolio. So core portfolio क्या होता है म्यूचुअल फंड में? एक core portfolio म्यूचुअल फंड में clearly you have the large cap focused funds, which we can call it the frontline companies or leader in the respective sectors, blue chip, whatever you want to call it. And this is something actually becomes one of your fund that one should choose. Second actually is the flexi cap fund. मनी मैनेजर का हमेशा और इन्वेस्टर्स के भी मार्केट में मिड कैप में लेना है, लार्ज कैप में लेना है, स्मॉल कैप में लेना है, ये कोई भी कभी भी टाइम पे आपको सही जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि मार्केट आज के दिन पे कोई मार्केट का में बुलिश रहते हैं बट वो सेक्टर शायद परफॉर्म नहीं करेंगे। Therefore मनी मैनेजर शुड हैव द चॉइस, therefore it's called flexi cap fund. Flexi cap should become as the second choice. The third choice actually मार्केट में आपको ऊपर नीचे चलते रहते हैं, मार्केट में कभी इक्विटी में कम करना है, इक्विटी में बड़ा करना है, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा सबका एक सवाल उठते रहता है। वैल्यूएशन इज समथिंग इज मूविंग नंबर। वैल्यूएशन कभी महंगा हो सकता है, कभी सस्ता हो सकता है। सस्ता होएगा तो ऐसा नहीं है तो सस्ते ही रहेंगे, अगर महंगा रहेगा तो ऐसा नहीं है महंगे ही रहेंगे। दैट्स व्हाई मार्केट एक्चुअली मूव्स अप एंड डाउन। उसका कैप्चर करने के लिए इन द इक्विटी एलोकेशन में बैलेंस एडवांटेज फंड एक्चुअली कम्स इन द वे। Therefore इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए 3 नीड है। एक तो मेरे को इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए ये लार्ज कैप काइंड ऑफ फंड्स में, दैट कम फॉर्म पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो, एंड माय मनी मैनेजर शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। कोई भी लार्ज कैप में मूव करना है, मिड कैप में मूव करना है, स्मॉल कैप में मूव करना है, दैट मनी मैनेजर शुड टेक चॉइस, शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। Therefore फ्लेक्सी कैप टेक्स केयर ऑफ दैट। देन द मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से एसेट एलोकेशन करना चाहिए, दैट बैलेंस एडवांटेज। अगर ये तीनों पोर्टफोलियो अगर उनको लिए कोर पोर्टफोलियो बन गई है, which I am calling core portfolio with about 50 and 60%. Okay. That's why we thought in the investor education program that we are doing, investors का of course SIP डालना जरूरी है, STP डालना जरूरी है. This I am not moving away from that. उसमें तो बहुत जानकारी सबको हो चुका है actually. We felt core equity portfolio कैसे बढ़ाना, कैसे create करना है. This is why we thought that we must educate investors on those basic funds in which your core investment should be made. अगर नींद में उठ के डालना है, ये 3 फंड में डाल देते हैं, क्योंकि दिस विल टेक केयर ऑफ माय लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माय नीड फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात सर। और लार्ज कैप फंड में मतलब 80% एलोकेशन तो मिनिमम लार्ज कैप में होना ही है, तो पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी आपको इक्विटी और डेट, और वो टाइम पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग और रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिक स्कीम में हो ही जाती है। अगर किसी इन्वेस्टर को मान लीजिए एक ही फंड में करना है, अभी नया निवेश स्टार्ट करना है, और हम ये मानकर चलें कि इक्विटी और डेट दोनों ही पोर्टफोलियो में रहें, तो अगर एक ही फंड लेना हो तो क्या बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप फंड? सी बैलेंस एडवांटेज फंड कोई भी इन्वेस्टर्स को निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, पहले बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस भी पहले गेन करना है, और वो बेसिस एक्सपीरियंस में उनको ग्रेजुएट करके बाकी इक्विटी फंड्स भी देखना है। Therefore एंट्री पॉइंट कुड बी बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें उसके बाद लार्ज कैप, उसके बाद फ्लेक्सी कैप। ये तीनों एक बार फुलफिल करने के बाद they can go to the mid cap and small cap and even the thematic funds that is there. There are specific funds are there, exactly, like Digital India Fund, Banking Fund. All those funds can come in the second space. जो एंट्री जो करना है, क्योंकि आज के दिन पे जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड गुड गुड एंट्री पॉइंट। आई एग्री विद यू सर। मुझे भी ऐसा लगता है कि कहना आसान होता है बट करना मुश्किल होता है। टाइम करना मार्केट को वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसमें होता यही है कि जब रैली हो जाती है
तब इन्वेस्टर सोचता है कि मैंने इसमें क्यों नहीं किया, और एंट्री बहुत लेट हो जाती है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर बने रहें तो हमें कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो बैलेंस कर लेंगे। तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी हो जाएगी, और जब सही समय पे एंट्री करनी है वो भी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लक्ष्य बहुत लंबा हो, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन हो, रिटायरमेंट हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जितना इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होगा उतना बेहतर रहेगा गोल अचीव करना। बिकॉज इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली इक्विटी इज वन एसेट क्लास वी हैव ऑलवेज सीन दैट इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड अदर एसेट क्लासेस। तो इस हिसाब से बट डेफिनेटली मुझे लगता है जो कैंपेन आपने स्टार्ट किया, मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर ये 3 कैटेगरी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहें तो ऑलमोस्ट जो कोर पोर्टफोलियो अपनी बात की वो अचीव हो जाता है। सर वैसे तो खैर मतलब मैं ऐसे बात एक एएमसी के हिसाब से नहीं, बट फिर भी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है, और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड देश के सबसे पुराने फंड हाउसेस में से एक है, और काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। मतलब काफ़ी, मैं तो कहूँगा बल्कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिला है उनके वेल्थ क्रिएशन में। तो इसको लेकर फंड के हिसाब से या इन्वेस्टर्स का ओवरऑल म्यूचुअल फंड को लेकर जो एक्सपीरियंस है, तो उनको कोई सलाह कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में उन्हें सोचना चाहिए, और जो बिहेवियरल बायसेस होते हैं अक्सर मैंने वो देखा है कि लोग या इन्वेस्टर्स डिसीजन गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसा बन नहीं पाता। मतलब कहने का ये है कि स्कीम के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म में, बट इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते क्योंकि एंट्री और एग्जिट गलत हो जाता है, या बहुत टाइम पर पोर्टफोलियो में चर्निंग करते रहते हैं। तो इसको लेकर कुछ आपका अनुभव और सजेशंस? एक तो है एक ओपिनियन तो है इसमें, ये फंड ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इधर से मूव होके दूसरा में चलते हैं, वो फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बेसिस में चेस करते हैं जी। हमेशा। एक तो फेलियर हमेशा देखा है एक्चुअली, कोई भी रिटर्न को चेस करते हैं जी, उनको ये समझ कर चलना चाहिए, जो चेस रिटर्न का चेस करते हैं दैट डजंट मीन यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू गेट द सेम रिटर्न। करेक्ट। जो रिटर्न खराब रहते हैं उनको भी एफर्ट डाल के रिटर्न को सुधारना भी उनके जरूरी है। इसके लिए लॉन्गर टर्म में आप कोई भी फंड का देखते हैं, मनी मैनेजर्स का कोई बिरला है और कोई भी फंड है, जी, द लॉन्गर टाइम में आप रिटर्न देखते हैं, मोर और लेस विल बी सिमिलर टू ईच अदर। कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेंगे, आगे 1-2 टका के इधर उधर फर्क पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेंगे। दरफॉर इवन मार्केट के हिसाब से आप देखें वही भी ऐसे होते हैं। जो आप जो बोल रहे हैं शायद उल्टा सीधा बहुत हो सकता है। अगर कोई स्टॉक्स में जाके पैसा डाल दिया है, कुछ ज़्यादा का ज़्यादा एक स्टॉक में डाल दिया है, वो अच्छा चल गया, यू मेक मनी। अगर एकदम प्राइस नीचे आ गया, यू लूज मनी। वो म्यूचुअल फंड में वो रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ फंड्स जो है, जो डिसिप्लिन हिसाब से मनी मैनेजर्स जो काम करते हैं, कभी गलती हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में कभी मनी मैनेजर गलती नहीं करेंगे, पर करेक्ट कितनी जल्दी होती है करेक्ट वो इम्पोर्टेंट है। उनका कल एक रिलेशन जो है, अगर गलती हो जाते हैं उसका करेक्ट कैसे करना है जी, और कितना समय में करेक्ट करना है, और वो बेसिस में कैसे लॉन्गर टर्म के हिसाब से कैसे रिटर्न जनरेट करना है, उसको मैं जो मैनेज जो करते रहते हैं, दैट इज द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो एक्शन, वो मनी मैनेजर करते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर्स को ये जो रिटर्न का चेस करके कोई भी निवेश करते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड उसका सस्टेनेबल नहीं होंगे। जो खराब करके वो बेसिस में भागते हैं, पीपल आल्सो अंडरस्टैंड, इधर से उधर जंप करते हैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दे विल एंड अप मेकिंग द सेम मिस्टेक। देयरफॉर जो कन्विक्शन के हिसाब से, असल एलोकेशन के हिसाब से, जो कोर पोर्टफोलियो जो बताया एक्चुअली दी प्रो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बना के, इन द सेम वे फिक्स्ड इनकम का भी आपको कोर पोर्टफोलियो है। जो इक्विटी में कोर पोर्टफोलियो जो बना रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ एक्चुअली प्रो इन्वेस्टिंग, ऐसा आप देखेंगे एक्चुअली फिक्स्ड इनकम में भी आपको प्रो इन्वेस्टिंग हिसाब से 2-3 परमानेंट पोर्टफोलियो आपका कर सकते हैं दी और असल एलोकेशन। अगर उसमें अगर ध्यान रख के करेंगे, रिटर्न का चिंता नहीं करते हैं और असल एलोकेशन से करते हैं, द नेचुरली आउटकम इन द लॉन्ग टर्म इज वेरी गुड। आई एग्री विद यू सर। मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स रिटर्न्स देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अच्छा, वो स्कीम परफॉर्म कर रही होती है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आती है, तो वहाँ से निकल कर कहीं और चले जाते हैं, और बाद में ये होता है कि जहाँ से निकले उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। तो मेरा मानना यह है कि म्यूचुअल फंड में अगर वो फंड हाउस अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, तो उनकी भी कोशिश यही होगी ना कि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराया जाए। अगर किसी वक्त पर कोई डिसीजन गलत हो भी जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्मॉल कैप में रैली होगी और वहाँ नहीं हुई, या आप कैश में थे और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ऐसा हो सकता है।
पर अगर फंड मैनेजर अपना काम अगर एक्टिवली मैनेज फंड है तो ये तो होगा। तो मुझे भी यही कहना था, और बिल्कुल जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और उन्हें पता है कि अगर वो फंड हाउस है, आपका भरोसा है उसके ऊपर, तो समय के साथ वो स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा होने ही वाला है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, और इस विशेष अवसर पर क्योंकि हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो खुशी का बात है, 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी आर डूइंग दिस ईयर। और ये भी खुशी का बात है दैट राइट फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूरा देश में जो निवेश के हिसाब से जो इवेंट जो बीच में किया था, दिस इज समथिंग आई थिंक इज यूनिक ईयर। ये मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को जो फ़ायदा करने के लिए जो वेरियस स्टेप्स लिया हुआ एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूजन में और फाइनेंसिएशन ऑफ द होल प्रोडक्ट दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री। जब ये पेमेंट बैंकिंग में जो रेवोल्यूशन हुआ, म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस जो आते जा रहे हैं। जो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट को एक ही कहना है, ये म्यूचुअल फंड का जो लॉन्गर टर्म हिसाब से आपको निवेश करना है। हर जन को एक गोल तो रहते हैं, एक्चुअली एक दो गोल तो रहते ही हैं, राइट फ्रॉम बिल्डिंग द फ्यूचर बाय वे ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज कॉर्पस फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स डेफिनेटली फ़ायदा उठा के उस बेसिस पे चालू करना चाहिए। इफ समबडी इज नॉट स्टार्टेड, अगर कोई ऑलरेडी चालू है, वी शुड कंटिन्यू टू हैव द कन्विक्शन ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। और भरोसा रखिए कि म्यूचुअल फंड सही है। सही। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला, बहुत सारी जानकारी शेयर की, और मुझे उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। तो आज हमने सर से समझा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही हमने एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।